देख रहे हैं प्रोग्राम यूके इमिग्रेशन लॉज विद जाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम हर थर्सडे को यूके के मुकामी वक्त 6 बजे आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। इस प्रोग्राम के फॉर्मेट से आप अब बखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं। ये प्रोग्राम आपकी तरफ से भेजे गए सवालात की रोशनी में तरतीब दिया जाता है। इसके अलावा जो भी वीक के अंदर नई कोई अपडेट्स हुई होती हैं इमिग्रेशन के हवाले से, जो नई कवानीन मुतारफ़ हो रहे होते हैं, होम ऑफिस की नई पॉलिसीज़ आ रही होती हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को आगाही फ्राहम करता हूँ। ये प्रोग्राम जो है आपका प्रोग्राम है, आप लोगों की फ़ीडबैक मुझ तक पहुँचती रहती हैं, जिससे इंकरेजमेंट भी होती है कि क्योंकि ये प्रोग्राम करने का सिर्फ मकसद आप लोगों की सेवा, आप लोगों की खिदमत है। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल ZMC TV यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जनाब यूट्यूब पे जाएं और ZMC TV को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी ताज़ा वीडियोस हों लॉ से रिलेटेड वो आप तक पहुंच सके, जिससे ना सिर्फ आपको फ़ायदा होगा बल्कि आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त अहबाब, आपके कम्युनिटी के लोग जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये प्रोग्राम जो है इसमें आप सवाल भेजते हैं यूके की इमिग्रेशन के बारे में, नेशनलिटी लॉज के बारे में, असाइलम लॉज के बारे में, फैमिली के इश्यूज़ जो हैं उनके बारे में, डिवोर्स के बारे में, बच्चों के मामलात, विल्स के बारे में, प्रोबेट के बारे में, और इसी तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में। तो ये जितने भी सवालात यूके के लॉ से रिलेटेड हों तो आप मुझ तक भेजते रहते हैं। कैरी ऑन लाइक सेंडिंग दिस वन, ताकि मैं उनके जवाबात आप लोगों को दूं और आपको उससे फ़ायदा हो सके। तो आज के इस प्रोग्राम में चलते हैं पहले सवाल की तरफ। ये पहला सवाल यह है कि जी मैं यूके में शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास जो है यहाँ पे रहाइश की इजाज़त नहीं है। यानी इसका मतलब यह है कि यहाँ तो वो ओवरस्टे हैं या किसी वजह से उनके पास यहाँ रहने की इजाज़त नहीं है। तो उनका सवाल यह है कि जी क्या मैं यहाँ यूके में अपनी शादी को रजिस्टर कर सकता हूँ। देखें, गेटिंग मैरिड या अपनी शादी को रजिस्टर करना आपका फंडामेंटल राइट है। उससे तो आपको कोई बंदा जो है वो नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, आपको वो जो एक प्रोसेस होम ऑफिस ने और रजिस्ट्रार ऑफिस वालों ने जो है वो कहा है, अब आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे आप अपनी रजिस्टर ऑफिस में अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो आप बुक करेंगे, आप वहाँ जाएंगे तो वो आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, जिसमें आपका पासपोर्ट हो सकता है और आपके जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है वो हो सकता है। अब देखें, यहाँ से आगे स्टोरी जो है वो एक्चुअली शुरू होती है। अगर उनको ये पता चलता है कि ये जो आपके पास वीज़ा नहीं है या आपके पास यहाँ रहने की परमिशन नहीं है, तो वो फिर क्या करेंगे, रजिस्टर ऑफिस वाले आपके और आपके जो पोटेंशियल और प्रपोज्ड पार्टनर है उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, यानी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट और प्रूफ ऑफ एड्रेस जो वगैरह जो हैं, ये वे भेजेंगे होम ऑफिस को। ठीक है जी। होम ऑफिस को रजिस्टर ऑफिस वाले कहेंगे ये दोनों लोग जो हैं वो शादी रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आप अगर हमें इजाज़त दें तो हम इनकी शादी रजिस्टर कर दें। होम ऑफिस जो है वो डॉक्यूमेंट की रोशनी में ये डिसाइड करेगा कि क्या वो रजिस्टर ऑफिस वालों को ये लिखे कि आपकी शादी रजिस्टर कर लें, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि होम ऑफिस जो है वो आपको और आपके पोटेंशियल पार्टनर दोनों को क्या करें, वो उसके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाएं। अगर वो इंटरव्यू के लिए आप लोगों को बुलाते हैं तो आपका और आपके जो पोटेंशियल स्पाउस है उन दोनों का जो है वो सेपरेट इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में डिफरेंट सवालात वो कर सकते हैं। एक्चुअली वो ये देखना चाहते हैं कि ये जो आप शादी करना चाह रहे हैं ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस तो नहीं है, कि आप वीज़े के लिए तो नहीं कर रहे, यहाँ रहने के लिए तो नहीं कर रहे। अगर वो कन्विंस हो जाते हैं कि यस ये शादी जो है ये जेन्युइनली होने जा रही है, तो वो फिर रजिस्टर ऑफिस को ये लिखेंगे कि जनाब आप जो हैं वो आप शादी जो है उसको आप रजिस्टर कर लें आप। ठीक है जी। तो वो फिर रजिस्टर ऑफिस जो है वो आपकी शादी को यहाँ पे रजिस्टर कर लेगा। ठीक है जी। तो ये आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है जी। चलते हैं जी अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल भी इसी से रिलेटेड है जी। ये कह रहे हैं जी कि इन्होंने शादी की है, इन मोहतरमा ने रिलीजियस मैरिज है अपने मज़हब के बारे में जो भी इनका है, तो वो कहते हैं कि इन्होंने शादी की है 2021 में। ठीक है जी।
और ये इन्होंने कहा है कि ये इटालियन नेशनल हैं और इस कंट्री में अपने प्री सेटल स्टेटस के ऊपर रह रही हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि क्या मैं अपने इस स्पाउस के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। पहली बात तो ये है कि देखें, ये जो शादी इन्होंने अपने रिलीजन के बारे में के मुताबिक की है, उसके तहत तो वो स्पाउस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो जो मैरिज है वो रिकग्नाइज नहीं है अंडर यूके लॉ। इसलिए वो जो आपका, जिसको आप अपना पार्टनर कहते हैं, आपका जो पार्टनर है वो उस स्पाउस की डेफिनेशन में या पार्टनर की डेफिनेशन में आता नहीं है। इसलिए पहली बात तो ये है कि वो उसमें आता नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर लेट्स सपोज के आपने जो है वो अगर शादी कर भी ली होती, रजिस्टर मैरिज कर ली होती 2021 में, अगर आप कर ली होती, तो फिर भी आप जो है वो यूरोपियन रूट के तहत आप उनके लिए प्री सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई नहीं कर सकती थी। क्यों कि जो डेडलाइन थी, आप सब लोगों को बखूबी पता है और मैं अक्सर बताता रहता हूं और बताया भी था कि ब्रेक्सिट डेडलाइन थी 31 दिसंबर 2020। तो अब जो आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं अंडर अपेंडिक्स EU, यानी उसमें स्पाउस शामिल है, तो अगर आपकी शादी जो है वो हुई है 31 दिसंबर 2020 से पहले, तो फिर आप अभी भी उनको आप यहाँ बुला भी सकते हैं, और अगर यहाँ पे हैं वो, तो उनके लिए आप प्री सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन आप वाले सिलसिले में अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आपने नंबर 1 ये है कि एक तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो डेवलप हुई है जनाबियाँ, यानी आपने जो रिलीजियस मैरिज की है वो की है आपने 2021 में, और ये क्योंकि रिकग्नाइज नहीं है, इसलिए यूरोपियन रूट के तहत कोई भी एप्लीकेशन करना जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर आपके पास ऐसी एविडेंस है कि आप और आपका ये जो पार्टनर है ये पहले से, यानी 31 दिसंबर 2020 से पहले से आप रिलेशनशिप में थे, इकट्ठे रह रहे थे, तो ऐसी सूरत हाल में ऑन अ बेसिस ऑफ ड्यूरेबल रिलेशनशिप एक एप्लीकेशन हो सकती है, पोटेंशियली हो सकती है, लेकिन ये साबित करना पड़ेगा कि 31 दिसंबर 2020 से पहले आप इकट्ठे रह रहे थे और फिर बाद में आपने 21 में जो है वो शादी कर ली है। ठीक है जी, तो ऐसे सूरत हाल में हाँ, दूसरा ऑप्शन, क्योंकि रास्ते बंद नहीं होते, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप जो है वो इमिग्रेशन रूल के तहत एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं, या तो जो नए लॉज जो 20 जून के बाद लागू हो चुके हैं, आप फैमिली लाइफ के ऊपर आप कर सकते हैं कि जी आपने फैमिली लाइफ एस्टेब्लिश कर ली है, ठीक है जी, या फिर ये है कि ये आपका जो पोटेंशियल स्पाउस है ये अपने कंट्री में वापस चला जाए या अपनी शादी रजिस्टर कराए, आप उनको स्पाउस वीज़े पर बुला सकते हैं अंडर इमिग्रेशन रूल्स। ठीक है, उसमें किसी किस्म की कोई जो है वो पाबंदी नहीं है जी। बहुत शुक्रिया जी आप के सवाल का जी। बढ़ते हैं जी अगले सवाल की तरफ। ये सवाल जो है जी, ये जो मैंने अभी जिक्र किया है कि फैमिली लाइफ के ऊपर और प्राइवेट लाइफ के ऊपर नई लेजिस्लेशन, यानी 2 अपेंडिक्स होम ऑफिस ने नए इंट्रोड्यूस कराए हैं, अपेंडिक्स प्राइवेट लाइफ और अपेंडिक्स फैमिली सेटलमेंट। तो उसी के मुतल्लिक है जी, ये कह रहे हैं जी कि उनका बेटा जो है वो यहाँ पे उसको 7 साल जो है वो हो गए हैं, तो क्या वो अब डायरेक्टली जो है वो इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें ये देखें, थोड़ा बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है, आपने जहन में रखना है कि अगर कोई बच्चा जो है वो यहाँ पैदा हुआ है, ठीक है जी, अगर कोई बच्चा यहाँ पे बॉर्न हुआ है यूके के अंदर, तो ऐसी सूरत हाल में अगर उसने 7 ईयर जो है वो यहाँ पे गुजार लिए हैं, तो फिर अब वो डायरेक्टली सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है वो बच्चा, यानी वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए वो बच्चा कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा जो यूके में पैदा नहीं हुआ और फिर उसने 7 साल गुजार लिए हैं, तो उसके लिए यह है कि पहले वो अप्लाई करेगा अंडर प्राइवेट लाइफ
और फिर जब उसको पहली दफ़ा मिल जाएगा जो है वो वीज़ा, तो उसके बाद अगर वो उसके ऊपर जो है वो 5 साल गुजार लेता है तो फिर 5 साल गुजारने के बाद वो इंडेफिनेट हो जाएगा। यानी अब उसको 10 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा, अब वो उसको जो है वो इसी के ऊपर जो है वो उसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी। तो ये है कि अगर आपका बच्चा यहाँ पैदा हुआ है और उसने 7 साल गुजार लिए हैं तो ऐसी सूरत में वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर बॉर्न यहाँ नहीं हुआ तो फिर पहले उसको 2.5 साल का वीज़ा लेना पड़ेगा, 5 साल इस वीज़े के ऊपर लगाने पड़ेंगे और उसके बाद जाके फिर जो है वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए जो है वो अप्लाई करेगा। ठीक है जी। दूसरा जनाब ये है कि जी असाइलम के बारे में से पूछा जनाब कि मैं यूके में असाइलम करना चाहती हूँ तो क्या अब मुझे जो है वो रवांडा भेजा जाएगा। ये रवांडा के ऊपर पिछले कई जो प्रोग्राम्स हैं उनमें मैंने बात की है। देखिए बात यह है कि होम ऑफिस ने पॉलिसी ज़रूर इंट्रोड्यूस कराई है और आपने ख़बरों में फ्लैश ये देखा होगा जनाब बीबीसी के ऊपर और दूसरे चैनल्स के ऊपर कि ये जो अभी पहली फ़्लाइट भेज रहे थे तो उस पर सिर्फ जनाब 6-7 लोग थे। उसके ऊपर भी फिर बहुत बड़ी जो है वो डिबेट, लीगल चैलेंजेस और ये सारी बातें पॉलिसी ज़रूर मौजूद है जिसके ऊपर रवांडा गवर्नमेंट ने और यूके गवर्नमेंट ने साइन किए हैं और इवन रवांडा गवर्नमेंट जो है उन्होंने वहाँ पे होटल जो है वो भी किराए पे ले लिए हुए हैं। लेकिन इसमें देखें होम ऑफिस ये कह रहा है कि देखें अगर वो लोग जो कि इलीगली यूके के अंदर एंटर हुए हैं, इलीगली का मतलब है थ्रू बोट्स आए हैं, ये जो चैनल क्रॉसिंग हो रही है आजकल क्योंकि वेदर अच्छा है, सी जो है वो कॉमर है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बोट के ज़रिए जो आ रहे हैं, कुछ लोग फिर लारी के बैकअप लैरी जो हैं वो आते हैं। तो हुकूमत ये कह रही है कि ऐसे लोग जो कि इलीगल तरीके से एंटर होंगे यूके के अंदर हम उनको रीलोकेट करेंगे रवांडा में। और उसमें भी फिर आगे वो देख रहे हैं जी कि क्या बच्चे तो नहीं है शामिल, साथ औरतें तो नहीं है शामिल, कोई और फैमिली मेम्बर तो शामिल नहीं है। हाँ अगर यंग है, सिंगल है तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि उस बंदे को जो है वो रीलोकेट किया जा सकता है रवांडा में और रवांडा में फिर उसका केस जो है वो वहाँ पे जो है वो हल होगा और रवांडा के अंदर जो इनके ऑफिशियल्स होंगे वही उस पूरे केस को सुनेंगे और उसके ऊपर पे वो डिसाइड भी वहीं करेंगे। ठीक है जी। अब तो और भी इस ज़िमन में बहुत सारी प्रपोजल जो है होम ऑफिस जो है वो कर रहा है कि जी अच्छा जी टैगिंग लगा दें, जो असाइलम सीकर आ जाए उनको टैग लगा दें। ये थोड़ा देखें एज अ ह्यूमन राइट लॉयर्स मैं ये समझता हूँ कि आप क्यों यूके को जो है वो एक ओपन प्रिजन बनाना चाहते हैं। तो ये जो लोग अपनी जान बचा के मुख्तलिफ वजूहात की बुना पर आप लोगों के पास आते हैं तो आप उनकी धाद रसी करें, उनके जख्मों पर आप नमक ना चढ़ें, उनके जख्मों पर आप मरहम रखें। और यकीन जानिएगा अभी ये हमने देखा है कि ये जो सीरियन वार हुई है, फिर ये लिबियन वार हुई है और फिर ये अफ़गानिस्तान के हवाले से ऐसे आप जाएं कभी आप मैं कहता हूँ कि जाएं आप ये जो रेफ्यूजीज़ कैंप हैं उनमें जाएं, आपको ऐसी स्टोरीज़ सुनने को मिलेंगी कि आप अपने आंसू नहीं रोक सकेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में आप लोग जो हैं वो कैसे आप उनके साथ ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन खैर आपने ये सवाल किया था तो ये डिपेंड करता है जी कि जैसे आपने कहा कि आप कानूनी तौर पर यूके में दाखिल हुए हैं तो ऐसी सूरत हाल में तो फिर मोस्ट लाइकली कि वो आपका केस जो है वो यहीं सॉर्ट आउट करेंगे। आई होप आई आंसर ये क्वेश्चन जी। बढ़ते हैं जी अगले सवाल की तरफ। ये सवाल था जी कि स्टार्टअप वीज़ा क्या है और इसमें मैं क्या सूरत हाल हो सकती है, मैं आ सकता हूँ या नहीं आ सकता। तो देखें बात यह है कि ये ऐसी कैटेगरी है जो कि होम ऑफिस ने इंट्रोड्यूस कराई है कि अगर आपकी एज 18 साल और उससे ऊपर है और आपके पास कोई ऐसा बिज़नेस प्लान है जो आप ये समझते हैं कि यूके के अंदर जो है वो वायबल है और वो इनोवेशन है उसके अंदर, यानी बड़ा यूनिक है, कोई ऐसा बिज़नेस है जो पहले से यूके के अंदर नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल आप स्टार्टअप वीज़े के लिए यहाँ आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए अगेन
इनोवेटर वीज़ा और स्टार्टअप वीज़ा में स्टेप दो ही हैं, स्टेजेस दो ही हैं। यानी पहला स्टेज ये है कि आप जो हैं वो करेंगे अपना बिजनेस प्लान जो है वो इंडोर्समेंट बॉडीज़ जो हैं उनको पे करेंगे। देखें इसमें आपके फील्ड से रिलेटेड जो है होम ऑफिस ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो एज अ इंडोर्समेंट बॉडीज़ नॉमिनेट किया हुआ है कि आप आर्ट एंड कल्चर से हैं, आप साइंस से हैं तो साइंस वाले हैं, और ये आर्ट एंड कल्चर से हैं तो कल्चर से हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उनको तो अगर आपका बिजनेस प्लान जो है वो अच्छा है तो उसकी इंडोर्समेंट हो जाएगी, और अगर एक दफ़ा आपकी इंडोर्समेंट हो जाए तो फिर होम ऑफिस जो है वो आपको वीज़ा दे सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है अभी इसमें बहुत कम ये इसमें और इनोवेटर वीज़े में बहुत कम वीज़े, ऐसा नहीं है कि हुए नहीं हैं, बिल्कुल हुए हैं, लोगों के पास यूनिक आइडियाज़ हैं। अगर आप उनको इंडोर्समेंट बॉडी के सामने रखते हैं तो बिल्कुल आपको वीज़ा मिल सकता है। आई होप जी कि मैंने इस बरीफ दुरानिया के प्रोग्राम में जितने भी सवाल ले सकता था वो मैंने लिए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को भी आप एंजॉय किया होगा, और आप इसी तरीके से अपने सवालात जो हैं वो मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए, मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, आप मेरे इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा होता है, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल मुझे दें, और मैं अपने आने वाले प्रोग्राम के अंदर आपके सवाल का जवाब भी दूँगा और उसको हम डिस्कस जो है वो भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले अगेन रिक्वेस्ट जैसे होती है कि आप प्लीज़ ZMC TV यूट्यूब मेरा जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। टिल नेक्स्ट थर्सडे अपने मेज़बान ज़ाहिर चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अपना अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।